जैसा अभी सौरभ जी ने बताया, मैं आप लोगों के साथ वार्तालाप करने में इस बात का को विशेष महत्व दूंगा कि जो शब्द विकार मैंने इस्तेमाल किया है बीमारी के बजाय या रोग के बजाय, उसका क्या महत्व है। There is always a difference between disease and a disorder. रोग और विकार में अंतर है, और उस अंतर को समझने के लिए अगर हम कोशिश करें कि एक पोखर, एक पॉन्ड और एक रिवर, एक नदी, उसमें जो अंतर होता है वही विकार और रोग में अंतर है। आप जिस तरह जानते हैं कि नदी का जो पानी होता है उसका एक बहाव होता है, देयर इज ए फ्लो टू दैट वाटर, जबकि तालाब का या पॉन्ड का जो पानी होता है वो रुका हुआ होता है। इसी तरह से रोग जो होते हैं उसको एक फ्लो होता है। आप बीमार पड़ते हैं, आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका इलाज करते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। ये भी सही बात है कि कई बार अनफॉर्चुनेटली ये आउटकम नहीं होता है। कभी कभी आपकी बीमारी लंबी हो सकती है या किसी अनफॉर्चुनेट लोगों के लिए वो बीमारी उनकी मौत का कारण हो सकती है। लेकिन इस सब बातों में एक प्रकार का फ्लो है, ये रुका हुआ नहीं है। उसके विपरीत पॉन्ड जो होते हैं, पोखर जो है, उसमें जो पानी है वो रुका हुआ है। गर्मी में अगर वो पानी सूख भी जाए तो भी जब बारिश होगी तो दोबारा वह पानी इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको कोई विकार है तो उस विकार का इलाज से इतना ही इलाज का फायदा हो सकता है कि उस समय के लिए आप ठीक हो गए हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपका विकार पूरा चला गया तो वो जा नहीं सकता। तो इस बारे में कुछ खरी खरी बातें मैं सुनाना चाहता हूँ, जिसको हम अंग्रेजी में होम ट्रूथ्स कहते हैं या अनएडल्टरेटेड ट्रूथ, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो ये जो कुछ खरी खरी बातें हैं, एक तो ये जो विकार होते हैं ये बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। इट हैज गॉट अ वेरी स्लो ऑनसेट और इट वॉक्स लाइक अ स्नेल। तो इट इज अ स्नेल बेस्ड प्रॉब्लम। हफ्तों तक, महीनों तक लोगों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि अपने को कुछ बीमारी हुई है। इसका एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। ये स्टैटिस्टिकली प्रूव हो चुका है और रिसर्च से प्रूव हो चुका है कि महिलाओं में ब्रेस्ट का कैंसर और पुरुषों में टेस्टिकल का कैंसर शुरू होने के कई महीनों के बाद में पेशेंट के ये ध्यान में आता है कि अपने को कोई गठान है और अपने को इसके लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो ये स्लो ऑनसेट जो है, अब आप में से अगर कोई डायबिटीज के बीमार होंगे या ब्लड प्रेशर के से परेशान होंगे तो आप भी समझेंगे कि जब एक्चुअली आपको ब्लड प्रेशर मालूम पड़ा, आपका हाई ब्लड प्रेशर है ये मालूम पड़ा, उस समय आपको कुछ भी नहीं हो रहा था। किसी जांच की वजह से, आपका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने की वजह से और किसी कारण से आपका ब्लड शुगर चेक करने के बाद ये मालूम पड़ा कि आपको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है और सो फोर्थ। तो पहली जो बात, खरी बात है वो ये है, हर व्यक्ति के तरह ही रहता है। ये एक पहली खरी बात है। दूसरा, साइलेंट प्रेजेंटेशन, जैसा मैंने बताया उसकी कोई परेशानी नहीं होगी। आपके गले में थोड़ा भी इन्फेक्शन हो तो आपको खांसी आएगी, आपको थूक निकलने में तकलीफ होगी, आपको समझेगा कि अपने को कोई प्रॉब्लम है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए। लेकिन हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, इन सब चीजों में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। डायबिटीज के मरीज दूसरे मरीज से कोई अलग नहीं दिखाई देता है, वो वैसा ही दिखाई देता है। या ब्लड प्रेशर कोई चेहरे पे दिखा हुआ नहीं होता है। तो साइलेंट प्रेजेंटेशन इज अनदर होम ट्रूथ। फिर चूंकि ये विकार हैं, ये बीमारियां नहीं हैं, इसीलिए इसके लिए जीवन भर के लिए आपको
मेडिकल केयर की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर के उपाय की जरूरत पड़ती है। ये खरी बात है जो हम लोगों में से सबने अपने दिमाग में पूरी तरह बैठा लेनी चाहिए कि इस तकलीफ से निजात नहीं है। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिजीज एंड सो ऑन। अगर आप सोचते हैं कि 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल भी आप दवाई लेंगे और दवाई बंद करेंगे तो ब्लड प्रेशर फिर बढ़ सकता है, आपको हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम फिर से हो सकती है, डायबिटीज फिर से आप। और इस बारे में जिस विज्ञान को मैंने पढ़ा है एलोपैथी में हम लोग ऑनेस्ट के बजाय हम लोग जो है वो अपनी कमी महसूस करते हैं। हमें अपनी कमी उजागर करने में कोई परेशानी नहीं है कि हमारी विद्या शाखा में इन दवाइयों का पूरा निराकरण नहीं हो सकता। ये बीमारी पूरी तरह से हम दूर नहीं कर सकते क्योंकि हम इसको बीमारी नहीं मानते। वी डोंट कंसिडर इट एज अ डिजीज, इन आवर ओपिनियन इट इज अ डिसऑर्डर। इसीलिए क्योंकि ये जीवन भर चलने वाला दोस्त है अपना, तो इसके लिए दवाइयां भी लंबे समय तक और अनइंटरप्टेड लेने की जरूरत पड़ती है। कई बार आप लोगों में से जिनका ब्लड प्रेशर 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल नॉर्मल रहा होगा, उस व्यक्ति के दिमाग में ये विचार आता है कि मैं क्यों दवाई लूं, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, 5 साल से मुझे कुछ नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं है, कृपा करके ये मत समझिए कि आपको जो कैल्शियम दिया जाता है वो गलत है या उससे कोई नुकसान होने वाला है, लेकिन उसका फायदा भी मर्यादित है, उससे ज्यादा नहीं। मैं खुद का उदाहरण बताता हूँ। मेरी माताजी को हिप का फ्रैक्चर हुआ था और उसके बाद में वो ठीक हो गई, ऑपरेशन हुआ उनका, सब कुछ आज से 10-12 साल पहले की बात है। और उनको टन्स में हमने कैल्शियम दिया, लेकिन जो बोन डेंसिटोमीट्री होती है उसमें उनके बोन्स में, आप ये जो मैंने बताया, जो ट्रैबेक्युली देखते हैं या उसकी डेंसिटी कितनी है बोन की, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है। उसको बोन डेंसिटोमीट्री कहते हैं। आपका पाँव एक मशीन पे रखते हैं और उससे देखा जाए, तो वो बोन डेंसिटोमीट्री में कोई भी फर्क नहीं पड़ा था, जबकि उन्होंने 6-8 महीने कैल्शियम सब तरह का लेके देख लिया था, इंजेक्शन, गोलियां, सिरप, एवरीथिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। आप डॉक्टर्स के साइड से सोचिए, अगर मैं हर एक पेशेंट को कहूँ, अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन हर एक पेशेंट को कहे कि भाई सॉरी मैं कुछ नहीं करता, अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो कमजोर हैं, तो कौन आएगा उसके पास अगली बार? तो जो दिया जाता है वो गलत नहीं है। मेरा एक ही सुझाव है कि उससे जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है उसको क्वांटिफाई कीजिए, उसका लिमिटेशन, उससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होने। मुझे ये पूछना था कि वो जो जाली सा होता है वो कुछ कमियों की वजह से होता होगा? नहीं मैडम, वो डीजेनरेट, अपने बाल सफेद होते हैं, क्यों डीजेनरेशन, इसी तरह से वो दैट इज अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस। तो वो स्लो करने के लिए खाने में कब से और क्या चेंज करनी चाहिए? चेंज करने से कुछ नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली, इसीलिए उसे भी बीमारी नहीं कहेंगे। इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस को मैंने विकार बोला है, उसको बीमारी नहीं बोला। अच्छा, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। Self-love, and you have given two points. In this way, you have to have self-love and self-acceptance for osteoporosis. Yeah, very true. You are very right. But the acceptance only should not be that you are accepted that you have got osteoporosis. The corollary is that you should take sufficient precautionary measures that you don't fall down and suffer from a fracture. Those yes, so are heavy. But really more and more aging will have to
we have to accept self-love and Very true. self-acceptance. It is my experience. Yeah, that's right. It must be everybody's experience. अपन रुके हो ना इसमें कौन सी गलत बात है? Yeah. और मैं भी आप लोगों से बहुत जवान नहीं हूँ, आपके उम्र से शायद एक आध साल इधर उधर घूमूंगा। All the records are taken according to you. Even then, I have not succeeded. Yeah, I know, madam. But अपने तरफ से तो जितने कुछ अपन उपाय कर सकते हैं वो करना तो जरूरी है। आगे ऊपर वाले की लंबी थोड़ी सी बात हो। Up to long time. Yeah. My age is 90. Yeah. Near 90. That is the problem. But I can tell you on your face, madam, that you are much better than other people at the age of 90. Thank you. Thank you. पण म्हणजे आहारात बदल करण्याचा काहीच उपयोग होत नाही. नाही असं नाही. आहारात तुम्ही घ्या ते, पण असं नका विचार करू का मी दुधामध्ये कॅल्शियम असतं तर मी 1 कपाच्या जागी 5 कप दूध पिते, किंवा मी दूध पिते आहे तर मला आता काठी येऊन चालायची गरज नाही. Stop the deterioration. You will prolong the deterioration. You can't stop it, but you can prolong it. I'm little qualified in mentioning the limitation that you can prolong these things. You cannot stop them. कुछ दवाइयाँ बोतल में मिलती हैं। हेलो, वो स्ट्रिट में नहीं आती। तो उनके बारे में आप क्या कहें? एक तो सर ये जो बोतल में दवाइयाँ होती हैं वो एडल्ट्स के लिए बहुत कम होती है, या उसका जो है वो ओरल सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। आप जानते हैं ज्यादातर लिक्विड्स जो होते हैं वो कॉफ सिरप्स होते हैं या टॉनिक्स होते हैं, इसमें होते हैं। तो उसके इसीलिए जब ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं तो आपके फिजिशियन हमेशा पूछते हैं कि आप व्हाट वुड यू प्रेफर, अ टैबलेट और अ लिक्विड। तो उसमें आप आपका प्रेफरेंस डेफिनेटली बता सकते हैं, लेकिन जो बोतल से दवाइयाँ के बारे में भी आप सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि उसमें क्या प्रिकॉशन लेना है। तो एक प्रिकॉशन ये लेना है कि जो सिरप होता है, जो लिक्विड है, वो बाहर नहीं आए, क्योंकि अगर वो बाहर आता है तो ज्यादातर उसमें शुगर तो भी होती है, नहीं तो सॉर्बिट्रॉल करके एक अल्कोहल होता है, वो भी मीठा होता है। तो उसपे अगर चींटी या मक्खी बैठी है वो तो आप देख सकेंगे, लेकिन अगर बैक्टीरिया बैठा है तो वो आपके देखने में नहीं आएगा, तो वो बॉटल इन्फेक्ट हो जाती है। इसीलिए आपको मालूम होगा कि आंख के जो ड्रॉप्स होते हैं, आंख में डालने की जो दवाइयाँ होती हैं, उसके बारे में हमेशा आपके आई स्पेशलिस्ट कहते हैं कि आपका ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद इसे फेंक दीजिए या दूसरे ने यूज नहीं करना है। अगर 2 लोगों को कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो घर में तो दोनों ने अलग अलग बॉटल रखनी है आंख में ड्रॉप्स डालने, क्योंकि ये बॉटल का जो नोजल होता है या नेक होता है वो कंटामिनेट होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो उतना ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू सर। pain. They give you painkillers like tramadol. How much safe do you think they are? Whatever is prescribed by your physician is always safe, because he or she is going to think 10 times before prescribing anything to their patients. Management is also expanded by leaps and bounds. There are various methods available to take care of pain of such intractable problems like osteoporosis or unfortunately malignancy. There are many things available for pain management. There are different types of blocks, etc. And all these are, you see, please bear with me that whatever advice is given by a physician, any physician, I don't hold grief for anybody, but every doctor tries to see that her or his patient is not harmed. Because in our profession, the first motto is, first do no harm. If you cannot do good to a person, at least don't do harm to that person. तो ये बात आपको मेरी
बात जो है वो माननी, मतलब प्लीज इसको हमेशा ध्यान में रखिए कि जानबूझ के कोई भी डॉक्टर जी में भी या हाँ जी, लेकिन ये और उसके साथ है कोरोलरी भी बता दूं, अगर आप लोग एग्री करें या अलाउ करें मुझे, किसी डॉक्टर के लिए जो सबसे बड़ा एब्यूज दिया जा सकता है वो ये है कि ये डॉक्टर केयरलेस है। क्योंकि अगर डॉक्टर केयरलेस है मतलब उसको ह्यूमन वैल्यू नहीं है। तो कोई भी किसी भी जगह से किसी भी पैथी का डॉक्टर खुद होके केयरलेस, अब वो कारण हो सकता है किसी दिन वो बहुत थका हुआ है या बहुत बिजी है, इसलिए नोइंगली कोई भी केयरलेस रहने की कोशिश नहीं करता है। ये कम से कम मेरी पीढ़ी के बारे में तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ, और मेरे बाद वाली पीढ़ी के लिए भी मैं तो जानता हूँ, उसमें से अच्छे लोगों को ज्यादा जानता हूँ, सब तरह के लोग होते हैं। ये बात मैं 10 महीनों से चल नहीं सकती, इम्बैलेंस हो रही है, तो उसका क्या कारण है? अरब सदन मैं चल नहीं सकती हूँ, उठ नहीं सकती हूँ, मुझे सपोर्ट की जरूरत है तो उसका क्या कुछ रीजन तो होगा ना? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों के सामने डॉक्टर के रूप में नहीं खड़ा होता हूँ, हेल्थ काउंसलर के रूप में खड़ा होता हूँ, लेकिन आप आगे के कुछ दिनों में इन बातों को नोट कीजिए। एक तो कब से आपने ये नोटिस किया, दूसरा ये जो आपको बैलेंस की प्रॉब्लम हो रही है वो बढ़ रही है, स्टेबल है या घट रही है। तीसरी बात, आपको दिन में किस समय या किसी स्पेसिफिक टाइम में आपको वैसा इम्बैलेंस होता है क्या। चौथी बात, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम है तो उस समय आपका पेट खाली होता है क्या। मतलब ऐसा तो नहीं होता है कि आपने जो खाना खाया है उसके बहुत घंटों के बाद में, क्योंकि जो लो शुगर होना ये सिर्फ डायबिटिक्स में ही नहीं होता है, बढ़ती उम्र में भी अगर अपना पेट खाली है और अपन फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं तो शुगर लो होने की संभावना। ये सब करने के बाद मैं ये जरूर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट का ओपिनियन लीजिए, और क्योंकि इसमें आपको एक और भी क्या बोलते हैं कोलैटरल फायदा है। अगर आपको आपके न्यूरोलॉजिस्ट आपकी सब जांच करके जो भी जरूरी है वो करके अगर आपको कहते हैं कि नहीं आपको कुछ नहीं हुआ है, वो ये नहीं कहेंगे कि आपको इम्बैलेंस नहीं है, क्योंकि वो तो आपका पर्सनल परसेप्शन है। लेकिन अगर आपके न्यूरोलॉजिस्ट आपको कहते हैं कि नहीं आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई कुछ नहीं हुआ है या कोई कुछ, तो आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे कहने से ज्यादा वो न्यूरोलॉजिस्ट अगर आपको आपकी जांच होने के बाद बताएंगे तो एक तो ऐसा जांच होने के बाद वो डॉक्टर भी ज्यादा कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि हाँ भाई आपको कुछ नहीं। तो मेरी ये सलाह जरूर है कि आप ये सब कीजिए, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो न्यूरोलॉजिस्ट को बताइएगा, और उनकी सलाह से आगे का या जो आपके यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर हैं उनसे बात कीजिए, उनकी सलाह से। लेकिन अगर आपको ये चीज 3 महीने से ज्यादा हो रही है तो उसको निग्लेक्ट मत कीजिए, ये भी है। कोविडच्या बाबतीत जसं वॅक्सिनेशन होतं तसं नागिनच्या बाबतीत नागिन म्हणून इंजेक्शन सगळ्यात घ्यायची जरूर आहे का? जिसको मराठी में नागिन बोलते हैं उसको हम टेक्निकल भाषा में हर्पीज जोस्टर बोलते हैं, हर्पीज बोलते हैं। अब हर्पीज ये एक वायरल डिसीज है। दूसरी बात, 90% लोगों के लिए हर्पीज इज अ वेरी माइनर प्रॉब्लम। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास या मतलब हर्पीज के लॉन्ग टाइम प्रॉब्लम जिनमें होते हैं। तीसरी बात जो है वो हर्पीज के लिए बहुत अच्छे एंटीवायरल मेडिसिन अवेलेबल है। इनफैक्ट जो एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है वो हर्पीज में ही है।
या जो भी एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स का रिसर्च हुआ प्राइमरीली हर्पीस के लिए। तो पहली बात, हर्पीस के बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और वैक्सीन लेना के लिए ये मैडम एक क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा इंडिविजुअल डिसीजन भी होता है। वैक्सीन तो बहुत, अब इनको लग सकता है कि इन्हें जो है वो निमोनिया का वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी उम्र में मुझे लग सकता है कि नहीं, मुझे निमोनिया का वैक्सीन लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली आप कितना प्रोटेक्शन चाहते हैं ये भी थोड़ा सब्जेक्टिव होता है। बच्चों के लिए हम कहते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल वो फिक्स्ड है, क्योंकि बहुत लंबे अनुभव के बाद ये समझ में आया है कि इतने वैक्सीन तो देना ही है बच्चे। क्योंकि बढ़ती उम्र में थोड़ा सा ये सब्जेक्टिव हो जाता है। लेकिन बाकी की बातें मैंने हर चीज की इसीलिए बताई कि आपको जो एंजाइटी होगी उसकी जरूरत नहीं है। हर्पीज हैज गॉट वेरी गुड एंटीबायोटिक्स अवेलेबल, इट विल टेक केयर इफ इट ऑफ। मेरा लेफ्ट लेग is working since last 4 months. One left leg is not working. Yes. I can walk. There is no problem. No pain, nothing. Yes. But because of that, Yeah. so what I have to do? I'll tell you, madam. I will discuss with Mr. Desai, and I will try to. We will try to organize one session on these two common chronic disorders like hypertension, ischemic heart disease, and diabetes. But please bear with me. The next session which I am going to have on red flags, I will try to cover all these things. But she should show up to her specialist. डेफिनेटली, जैसा मैंने बताया कि आप जो है वो इस उम्र में फिजिशियन से कांटेक्ट आप बंद नहीं कर सकते हैं। और अब जमाना ये आ गया है कि जो एमडी मेडिसिन डॉक्टर है वो भी एक तरह से आपके फैमिली फिजिशियन है। और आप जानते हैं जितने भी लोग यहाँ पे जो क्रॉनिक बीमारी का इलाज करा रहे हैं, वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, तो आपके कांटेक्ट आपके ट्रीटिंग फिजिशियन से दोनों तरफ से उनके रिस्पांस के बारे में भी और आपका जो उनके बारे में ओपिनियन उसके बारे में भी। योर रिलेशंस आर परहैप्स इफ नॉट टोटली सेम एज अ फैमिली डॉक्टर, ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली डॉक्टर। आप आपकी और भी बातें जो है वो प्रॉब्लम्स उनसे डिस्कस करते हैं। या अगर मान लो ऐसे कई बार अब मेरी फील्ड में ऐसा कि कई बार जो है वो पेशेंट सर्जिकल साइड में किसी फिजिशियन के रेफरेंस से आते हैं। मतलब पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, वो बोलता है भाई मेरे को हर्निया हो गया, मैं क्या करूं? तो वो डायबिटोलॉजिस्ट बोलेगा कि नहीं मैं तो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन मैं आपको सर्जन को रेफर करता हूँ उनसे, या ऑर्थोपेडिक सर्जन को, जो कि ऐसी जो बातें होती हैं। तो एक एमडी मेडिसिन से हमेशा कांटेक्ट रखना आज के जमाने में अनअवॉइडेबल, वो करना ही पड़ेगा। थैंक यू। You can perhaps take one if somebody has. Okay, then we'll give it a pass. So, first of all, thank you very much, sir. And it was very, very. And हम लोग मतलब कि मैं उनको मेरा आधा अधूरा गूगल ज्ञान देता रहता हूँ. But next session will be even going to be more briefing. It is on red flags. Okay, I think. So how are you going to tackle it? I'll tell you. अब उसका टाइटल तो मैंने अभी नहीं सोचा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इतना बता दूं कि मैं रेड फ्लैग्स को 3 सेक्शंस में डिवाइड करने वाला हूँ। रेड फ्लैग्स ऑफ ऑर्डिनरी सिम्टम्स, क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम है कि मेरे को खांसी हो रही है, मुझे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है या खांसी की दवा में लेके मेरा काम चल जाएगा। तो रेड फ्लैग्स अबाउट ऑर्डिनरी सिम्टम्स, red flags about existing symptoms, existing disorders, blood pressure or diabetes or heart problem or osteoarthritis. And third will be red flags about impending problems, like say
what it is, not trauma, say malignancy or neurological disorders, Parkinson's disease. तो ये आज नहीं है, लेकिन ये मुझे हो तो नहीं रहा है इसके, और इसीलिए मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो अगला सेशन है वो आप खुद के लिए सुनने नहीं आएंगे, आप आपके साथ वाले के लिए, क्योंकि ये जो रेड फ्लैग्स है वो पेशेंट खुद नहीं देखेगा, उसके साथ वाला देखेगा। वो उसकी स्पाउस हो सकते हैं या उनके फ्रेंड हो सकते हैं, या ये जो सपोर्ट स्टाफ है ये हो सकता है, मिस्टर देसाई हो सकते हैं, आपकी रेसिडेंट डॉक्टर हो सकती हैं। तो जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए तो रेलेवेंट है ही, लेकिन उससे ज्यादा जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके स्पाउस हैं या फ्रेंड हैं, उनके लिए आप सुन रहे हैं, ऐसा आप अगर ध्यान में रखेंगे तो मेरी राय में आप ज्यादा उसको पॉजिटिव लेंगे। थैंक यू। Wonderful. So, I'll not take much time, but एक जिस चीज सबको बताना चाहता हूँ कि हमने जब उत्सव में चालू किया, ये पूरा प्रोसेस डिजाइन किया था, पूरा स्टाफ रखा था, तो इस चीज को बहुत ध्यान दिया था कि लोगों का हेल्दी एजिंग कैसे प्रमोट करें। तो काफी छोटी छोटी चीज है, जैसे फॉल प्रिवेंशन है, तो फॉल प्रिवेंशन पर हमने बहुत काम किया है। नाउ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा जो यहाँ पे मेडिकल लेयर है, which starts with our attendants, which has nurses, which has doctor, ये on demand, on site available है, okay? They are not your treating staff, okay? But आप उनकी मदद से खुद को ज़्यादा दुरुस्त रख सकते हैं। आप उनको जितना एजुकेट करेंगे आपके प्रॉब्लम्स के बारे में, उतना आपके लिए वो अच्छा है। तो आप जो है उसका बहुत इजीली यूज कर सकते हो। जैसे आप अगर घर पे हो तो ऐसा आपकी कोई भी सिम्टम्स से आप अगर खुद नोट नहीं करोगे तो दे विल गो अननोटिस्ड। यहाँ पे आपको कुछ बताना है। So just with that, I think we will end the session. Thank you very much once again. And I think we will have to clear this area very fast because the dining will start. So thanks, Thank you.